यस यस। जय भीम। मैं अरुण खोटे हूँ और जस्टिस न्यूज़ नाम का एक पोर्टल चलाता हूँ, न्यूज़ पोर्टल, जो पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के से केंद्रित है और उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। पिछले 2 दशक से ज़्यादा लंबे समय से बिलोंग तो मैं सेवाग्राम महाराष्ट्र से करता हूँ, लेकिन पिछली 2 पीढ़ी से हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। मैं खुद लखनऊ में रहता हूँ। सर, अभी योगी में आप देख रहे हैं, योगी में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, खासतौर से लखीमपुर की और एक मुरादाबाद का भी केस है, संभल का 14 साल की बच्ची के रेप का, और मतलब बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो गई। देखिए, ये सिर्फ मतलब 2014 के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो 3 खास चरित्र नज़र आ रहे हैं। एक तो दलित बच्चियां केंद्र में हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। दूसरी, अपराध की दलितों के खिलाफ अपराध में बर्बरता बहुत बढ़ गई है। तीसरा ये है कि इसमें राज्य और पुलिस का मौन समर्थन है। चौथा ये है कि अब जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है उसमें गैंग रेप का या गैंग के द्वारा मर्डर जैसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। जब ये हत्याएं जो सामूहिक तौर पे जो हो रही हैं, इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा के समाज की मौन स्वीकृति या सहमति है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है। और देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि आप जैसे खैरलांजी ले लीजिए। खैरलांजी कांड जो था 6 सितंबर को घटता है और 20 से 22 तारीख को ये मुख्य धारा का मुद्दा बनता है। यही एक इसी तरह की पुनरावृत्ति होती है जब हाथरस कांड होता है। तो जिस समय ये कांड हाथरस में हुआ तो किसी की उस पर निगाह नहीं गई, वो लड़की हाथरस में तड़पती रही। उसके बाद वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जब वो डेथ करने की स्थिति पे आ गई तब मुख्य धारा ने इस मुद्दे को उठाया। मेरा मानना इसीलिए है, यही बात मैंने यहाँ पे भी रखी, कि दरअसल ज़रूरत ये है कि मुख्य धारा के समाज जो हैं वो अपने समाजों में जब तक संवेदनशीलता पैदा नहीं करेंगे, उसको नए सिरे से उसका रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं रुकेगी। जिस तरह हम सरकारों को जवाबदेह बनाने की बात करते हैं, हमें लगता है हमें मुख्य धारा के समाजों को भी जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सर, ये बिल्कुल पानी पीना भी मुश्किल हो गया, ये मतलब इतिहास को दोहरा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे लोग देखिए, ये तो मनुवाद के पुनर्स्थापना का एक संघर्ष चल रहा है। आपको मालूम होना होगा कि देखिए, आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहा है और आरएसएस का ये क्लियर कट एजेंडा है कि 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र में घोषित कराना है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मणवाद की अवधारणा के उस ऊपर स्थापित राज्य। ब्राह्मणवाद नहीं, देखिए, दरअसल दुनिया के बाकी जितने धर्म हैं वो बराबरी की बात करते हैं। एक हिंदू धर्म ऐसा है जो अपने ही लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है और उन्हीं में छोटा और बड़ा कर देता है। बाकी दुनिया के जितने धर्म हैं वो अपने मानने वालों को एक समान रूप से देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म अपने समाज को बांट के देखता है। उसका कारण ये है, जाति और कुछ नहीं है, ये संसाधनों पे और व्यवस्था पे कब्जा बनाए रखने की एक व्यवस्था है। तो आप देखिए कि 10% लोगों के पास गांव की 90% जमीन और संसाधनों पे कब्जा है और गांव के 90% लोगों के पास कुल मिलाकर के 10% जमीन है। इसीलिए इस पूरी जो उच्च वर्णीय समाज की वर्चस्वता को खत्म करने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बातें कही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, उन्होंने जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात की थी। यदि जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाता तो उसका 2 बड़े फायदे थे। डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि आमतौर पे दबे कुचले समाज के पास यदि जमीन के टुकड़े हैं भी तो वो इतने छोटे हैं कि खेती उनको महंगी पड़ती है। इसलिए यदि जमीन का राष्ट्रीयकरण करें और कोऑपरेटिव के तहत अगर जमीन की पैदावार को अगर बराबर से बांटी जाए तो उसका ज़्यादा फायदा हर एक व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन ये हुआ तो नहीं, उल्टा वो तो जमीनें छीन रहे हैं। नहीं, देखिए, परेशानी क्या है,
कि 1959 में जिस समय जमींदार 49 में जब सन के प्रति थोड़ा कंफ्यूजन है, जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया तब एक शर्त थी कि किसी भी व्यक्ति के पास 25 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि कागजों के अंदर तो तमाम सारी ज़मीनें जिनके पास 25 एकड़ से ज़्यादा थी उनसे ले ली गई, और जिनके पास इफरात ज़मीन थी उन्होंने ज़मीन जो थी अपने अपने परिवार के नाम, अपने आके जो काम करने वाले वर्कर थे उनके नाम, अपने बिल्ली कुत्ते के नाम, गाय भैंस के नाम भी 25-25 एकड़ ज़मीन कर दी। वो ज़मीन वास्तविकता में आज भी सारी ज़मीनें उन्हीं के कब्जे में हैं, और इसलिए जो जमींदारी उन्मूलन प्रथा का जो मूल आधार था कि जमीन का बंटवारा करेंगे, वो बंटवारा नहीं हुआ। और जब तक, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का सीधा कहना था कि जमीन का सीधे सीधे राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजकल तो माहौल, जमीन तो बहुत बात की बात हो गई है, जमीन पे भी बात आ रही है, लेकिन बहुत सारी इज्जत, आबरू, रोटी, दाल रोटी, रोजगार, सारी चीजें छीनी जा रही हैं इस मनुवादी सरकार का षड्यंत्र। आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप समझिए, इवन अब आप जमीन को एक निगाह देखिए, 75 साल में, आज से 50 साल पहले जमीन की जो स्थिति थी, एक एक व्यक्ति के पास बड़े बड़े जमीन का हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, 25 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं। आज क्या हुआ, उच्च जाति वर्ग के पास पहले जमीन जो थी वो कमाई का मुख्य साधन थी, बाकी वो जितने काम करते थे वो उनकी एडिशनल इनकम होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि आज उनके लिए, अधिकतर के लिए, जमीन जो है मुख्य कमाई का आधार नहीं है। अब क्या है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब वो दूसरे विकल्प की तरफ देख रहे हैं। अब दूसरे विकल्प में सबसे ज्यादा उन्हें फायदेमंद दिखता है सरकारी नौकरियां। तो जब उनको वो दिखता है तो वो रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, अब सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो गया, सही बात है, लेकिन आप देखिए, सरकारी उपक्रम तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट क्षेत्र में जो रिजर्वेशन की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अब जगहें कम होती जा रही है। 1984 से नौकरियों में प्रतिबंध है। जब नौकरियों में 1984 से प्रतिबंध है तो दलितों को जो रिजर्वेशन मिला उसका फायदा क्या हो रहा है? अब तो रेफरल से लेकर के बैकडोर एंट्री हो रही है सारी जगहों पे, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटीज़ हो या आपका पूरा ब्यूरोक्रेसी हो। तो बेसिकली रिजर्वेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि बराबर प्रतिनिधित्व का, अब वो बराबर से प्रतिनिधित्व की स्थिति आप देखिए कि जैसा मैंने यहाँ पे भी बात में रखा कि 2004-05 के आसपास विश्वविद्यालयों में मुश्किल से 3.5% दलित पहुंच पाते थे, आज 13.5% है। और ये तादाद जैसे जैसे बढ़ेगी, इनमें से बड़ी तादाद में जो हैं वो उन जगहों पर जहाँ पे, जिसको हम IAS PCS कहते हैं, वो जहाँ नीति नियामक जगहें हैं, ये वहाँ पे जब उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा तो वो अपने समाज के लिए बेहतर ढंग से नीतियाँ बनाने का काम और उनको लागू करने का काम करेंगे। जैसे अभी हमारे समाज के लोगों की शिकायत होती है कि भाई ये जो तमाम हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हमारे काम नहीं करते हैं। वो काम कैसे करेंगे आप सोचिए, वो इक्के दुक्के हैं। अब इक्के दुक्के हैं, उनको यहाँ तक की तो छूट है कि तुम लोग अपने लिए जितना चाहे करप्शन कर लो, अपने परिवार के लिए कर लो, लेकिन जिस पल तुम अपने समाज के लिए सोचोगे तब वहीं पे उनके ऊपर अंदरूनी तौर पे हमले शुरू हो जाएंगे, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए आप देखिए, जैसे जैसे इस शिक्षा के माध्यम से प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जब ये प्रतिनिधित्व एक ठीक ठाक तादाद में हो जाएगा, तब आप देखिएगा इस तरह के हमले के खतरे कम हो जाएंगे। इस खतरे को उच्च जाति वर्ग बहुत बेहतर ढंग से समझ रहा है बनिस्पत हम लोगों के। अभी प्रेजेंट टाइम की जो मैं बात करूँगा, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो भुगत रहे हैं, जो खासतौर से डॉक्टर रितु चौधरी प्रोफेसर हैं DU में, और उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है आपको पता होगा। जी हाँ, बेहतर ढंग से। महमूद प्राचा साहब हैं एडवोकेट, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो भी आपकी जानकारी में होगा। जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं, देखिए, आप लोग इसको इस तरह से देखिए, आप लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हुए आप लोग फिर भी सुरक्षित हैं। सुरक्षित का मतलब यहाँ की अपेक्षा दूसरी जगह, लखनऊ में, सहारनपुर में, इलाहाबाद, बनारस में ये सब करना बिल्कुल असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है।
हमारे वहाँ पे यूपी में या छोटे जिलों में ऐसा नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ, मैं पिछले 20 साल से PMARC चला रहा हूँ, दलित मीडिया वॉच चला रहा हूँ। मेरे नाम से कम 7-8 हज़ार कंप्लेन अकेले NHRC में दर्ज हैं। मुझको कितनी धमकियाँ आती हैं, कितने सारे थ्रेट होते हैं, ये मैं जानता हूँ। कैसे रुकेगा? देखिए, तरीका ये है कि दरअसल है क्या कि पिछले 75 साल में दलितों के साथ जितने भी अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव हो रहे हैं, इसके खिलाफ बार बार सिर्फ दलित ही लड़ रहे हैं। गैर दलित वर्ग जो है वो इसमें या तो वैचारिक समर्थन देता है या प्रतीकात्मक समर्थन देता है, और इससे एक कदम आगे जाएगा तो दलितों के बीच में जाके काम करने लगेगा, और वो जबकि उसको जा करके अपने समाजों को संवेदनशील बनाना है। वो मान के चल रहे हैं उनके समाज संवेदनशील है, वहां जरूरत नहीं है। दलितों को बताओ कि तुम्हारे यही अधिकार हैं, आओ लड़ो, लेकिन जिनसे लड़ना है वो उनको खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सारा मामला ये है कि देखिए, ये पूरा जो अधिकार का मामला शुरू हुआ, सबसे पहले दलित अपने वजूद के लिए लड़ते थे, सबसे पहले वजूद के लिए लड़ते थे। उसके बाद दलित जो हुए, उसका अगले कदम पे आए तो वो अपनी जीविका के लिए लड़े। फिर देश आज़ाद हुआ, इसी दौरान फिर दलित संविधान के तहत मिले अधिकारों के लिए लड़े। अधिकारों से आगे बढ़ के आज दलित अपने इस देश की पूरी व्यवस्था में अपने बराबरी के हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है। आपको कई जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ईवीएम निश्चित तौर पे जब दुनिया के जितने बड़े देश हैं, जितने भी बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, उनके यहाँ, अमेरिका जैसे देश में भी जब ईवीएम की जरूरत नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों जरूरत है? और एक ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से संदेहास्पद हो गई है, तो उसको हटा देने की क्या जरूरत है? आपने 65-70 साल तक उसी एक व्यवस्था से चुनाव लड़ा तो कुछ नहीं हुआ। आज ईवीएम ले आए हैं और ईवीएम की जब प्रासंगिकता ही स्थापित नहीं हो रही है तो उसकी क्या जरूरत है हमें? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन वर्ण व्यवस्था को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा अजीब सी चीज है कि हम मॉडर्न भी होना चाहते हैं, सेम टाइम पे हम हफ्ते में 2 दिन व्रत भी करेंगे और हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो दरअसल बाकी दुनिया जो है उसका एक खास चीज समझिए, जब वो प्रगति करती है तो वो हर चीज में प्रगति करती है। वो डिजिटल इंडिया होने के साथ साथ वैकल्पिक सांस्कृतिक जो चेंज हैं वो उन पे भी बात करती है। हमारे यहाँ क्या है, हम जो मॉडर्निटी के नाम पे या विकास के नाम पे बंगले, कोठी, गाड़ी ये सब सोचते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को और अपग्रेड नहीं करते। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू।